विनायक वीर या विवादित श्रृंखला के भाग 6 में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने देखा था कि विनायक ने 1857 की क्रांति के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया था इंडियन हाउस में। और इस समारोह के बाद से पुलिस विनायक और इंडियन हाउस के जितने भी लोग थे ना उनका पीछा करने लग गई थी। श्याम जी कृष्णा वर्मा जो ओनर थे उनके पीछे तो हर जगह जासूस घूमते थे और उनकी सारी गतिविधियां लगभग लंदन में अब इम्पॉसिबल जैसी हो गई थी, जिसके कारण श्याम जी कृष्णा वर्मा को लंदन छोड़ना पड़ा और वो पेरिस जाकर शिफ्ट हो गए। अब जो इंडियन हाउस का कार्यभार था वो विनायक पर आ गया, लेकिन विनायक पर भी सरकार की पहले से ही कड़ी नजर थी। अब उनके भी पीछे जहां भी वो जाते जासूस घूमने लगे। कहीं भी वो जाते तो उन्हें ऐसा लगता कि कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा है। और ये सारी चीजें जो इंडियन हाउस के बाकी या उनके ग्रुप के जो बाकी सदस्य थे उनके साथ भी ऐसा हो रहा था। लेकिन फिर भी विनायक और उनके ग्रुप के जो सदस्य थे ना उन सबका एक ही लक्ष्य था कि हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एक तो कोशिश करनी है कि हम हथियार भारत पहुंचा पाए, ताकि हम क्या करें, एक आर्म्ड रिबेलियन करें, जिससे कि हम भारत माता को इन दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कर सकें। साथ ही साथ वो क्या चाहते थे कि वो चाहते थे कि किसी तरह ना यहाँ पे हम शूटिंग सीख लें, गोली चलाना सीख लें। लेकिन जो भारतीय छात्र होते थे उनको शूटिंग की ना परमिशन होती भी नहीं थी और उनको मेंबरशिप भी नहीं मिलती थी शूटिंग रेंज में। तो अब क्या किया कि जो भारतीय छात्र थे बाकी उन्होंने कुछ अलग अलग तरीके इसके लिए इस्तेमाल किए। जैसे कि टीएसएस राजन ने क्या किया, उन्होंने पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर ली और पॉलिटेक्निक में उनको ये सारी चीज़ें, फोटोग्राफी, कुकिंग, सलून सर्विस, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत से सीखी और जब उन्होंने सरकार को ये आश्वासन दिला दिया कि वो बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत ही परिश्रमी छात्र हैं, फिर उन्होंने शूटिंग के लिए भी परमिशन मांगी और उनको वो परमिशन मिल गई। और इस तरीके से उन्होंने शॉर्ट और लॉन्ग रेंज में पिस्टल चलाना सीख लिया। तो इसी तरीके से अभी जो वो विनायक और उनके ग्रुप के सदस्य थे वो चाहते थे कि गुप्त तरीके से भारत हथियार भेजे जाएं, साथ ही साथ वो आर्म्ड रिबेलियन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच विनायक को भारत से एक बहुत बुरी खबर मिली। विनायक का बेटा 4 साल का था और स्मॉल पॉक्स के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। विनायक इस दुख से उबर ही रहे थे कि उन्हें एक और बुरी खबर का सामना करना पड़ा। विनायक के बड़े भाई बाबा राव, जिनके बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं, उनको अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनके जो इनिशियल ट्रायल्स हुए वो नासिक डिस्ट्रिक्ट, यानी तुरंत ही उनको जेल में डाल दिया गया। इससे पहले कि वो कुछ घर पे बता पाते, पुलिस ने उनके घर पर रेड कर दी और उस रेड में पुलिस को विनायक के घर से, यानी जो उनका नासिक में घर था, वहां से उनको बॉम्ब बनाने का मैनुअल मिला, कई अखबार वगैरह मिले। साथ ही साथ बाबा राव को जो विनायक ने खत लिखे थे ना वो भी पुलिस को मिले। अब पुलिस का एक ही उद्देश्य था कि बाबा राव और विनायक के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे करना। अब जो बाबा राव के इनिशियल ट्रायल्स थे वो नासिक में ही हुए और 15 जून 1909 को जो है कोर्ट का फैसला आ गया और उन्होंने बाबा राव को अंडमान में आजीवन कारावास और साथ ही साथ 2 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ साथ सावरकर परिवार की संपत्ति, पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई। यीशु वहनी यानी बाबा राव की जो पत्नी थी उनके पास, क्योंकि वो शैशवा अवस्था में ही पहले ही अपने 2 बच्चे खो चुकी थी, छोटे छोटे बच्चे, और अब उनके पास मानो उनकी जैसे पूरी उम्मीद ही टूट गई हो। लोगों ने यीशु वहनी को अपराधी की पत्नी कहना शुरू कर दिया। सामाजिक समारोह में उनका बहिष्कार किया जाता था कि ये तो अपराधी के घर से है, उनको ताने दिए जाते थे। लेकिन यीशु वहनी ये सारी चीजें सह गई। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए मेरे जैसे परिवारों को तो बलिदान देना ही पड़ेगा। हम बलिदान देंगे तभी तो देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त होगा। और फिर अभिनव भारत के जो बाकी सदस्य थे उन सभी ने मिलकर विनायक के जो परिवार थे, यीशु वहनी, उनके छोटे भाई नारायण, इनके सबके रहने आदि की व्यवस्था की। विनायक को टेलीग्राम के द्वारा ये खबर पहुंचाई गई और उनका दुख मानो उस टाइम पर बहुत चरम सीमा पर था। वो दौड़कर नासिक आना चाहते थे। उनके छोटे से बेटे की मृत्यु हो गई थी
उनके भाई को पुलिस ने अरेस्ट करके आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। उनकी भाभी और उनका जो छोटा भाई था उसके लिए अभिनव भारत के दूसरे सदस्य रहने तक का इंतजाम, उनके घर वगैरह सब छीन लिया गया था। और वो चाहते थे कि वो नासिक लौट आएं, वो अपने जो पारिवारिक जो संबंध है, अपने जो परिवार है उनको संभाल लें, लेकिन उन पर वहां पर जिम्मेदारियां थी, वो वापस नहीं आ सकते थे। और इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने लंदन और भारत दोनों को हिलाकर रख दिया। मदन लाल धींगरा जो कि इंडियन हाउस में ही रहते थे, उन्होंने कर्जन वैली की गोली मारकर हत्या कर दी। कर्जन वैली वो भारत में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके थे और वो बहुत ही क्रांतिकारियों के प्रति अपनी अन्यायपूर्ण नीतियों के लिए जाने जाते थे। बहुत ही चालाक इंसान के रूप में यहाँ पर जाने जाते थे। मदन लाल धींगरा को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और इस घटना के बाद चाहे वो ब्रिटिश हो या इंडियन, सभी ने मदन लाल धींगरा के इस कार्य को हिंसक व अन्यायपूर्ण बताया। मदन लाल धींगरा के खुद के परिवार ने उनसे सब नाते तोड़ लिए और घोषणा कर दी कि वो इस कार्य में के लिए उनकी निंदा करते हैं। मदन लाल धींगरा के पिता ने गवर्नमेंट को लेटर लिखा, उसमें कहा कि हम आपके वफादार सब्जेक्ट्स हैं और हम आपके हमेशा वफादार सब्जेक्ट्स रहेंगे और हम हमारा इस बात से या हमारा इस इंसान से यानी मदन लाल धींगरा से कोई नाता कोई संबंध नहीं है, हम सब नाते उनसे तोड़ते हैं। और भारत के लोग हों, भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हों या फिर लंदन में, सभी मदन लाल धींगरा को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उनकी इस जो एक्ट था उसको हिंसक बता रहे थे, अन्यायपूर्ण बता रहे थे। जब हर कोई मदन लाल धींगरा को अपराधी ठहरा रहा था तो विनायक उनके साथ खड़े थे। विनायक ने द टाइम्स अखबार को एक लेटर लिखा और उसमें मदन लाल धींगरा का पक्ष रखने को कहा। मदन लाल धींगरा के जो ट्रायल्स थे वो 10 जुलाई 1909 से स्टार्ट हुए और मदन लाल धींगरा के ट्रायल्स में जब वो कोर्ट में आते थे मदन लाल धींगरा, उनके चेहरे पर किसी तरह का तनाव नहीं था। उनका चेहरा अभी भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उनका आत्मविश्वास मानो उनके जो फैसला है उसकी अडिगता को दिखा रहा हो। जब वो आए कोर्ट में ट्रायल्स के लिए तो उन्होंने किसी भी तरह की लीगल एड लेने से मना कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा, मैं किसी भी तरह की लीगल एड नहीं लेना चाहता, मैं बस अपना एक स्टेटमेंट कोर्ट में पढ़ना चाहता हूं। मदन लाल धींगरा ने अपना स्टेटमेंट पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि सिर्फ अपने काम की न्याय संगतता को साबित करना चाहता हूं। जहां तक मेरा सवाल है, किसी भी अंग्रेजी अदालत को मुझे गिरफ्तार करने, जेल में बंद करने या मौत की सजा सुनाने का कोई अधिकार नहीं है और यही कारण है कि आज मेरे पास अपना बचाव करने के लिए कोई वकील नहीं था। और मैं यह मानता हूं कि अगर जर्मनी इस देश पर कब्जा कर लेता है, यानी जर्मनी इंग्लैंड पर कब्जा कर लेता है और कोई अंग्रेज किसी जर्मन को मारता है, उनके खिलाफ लड़ता है, तो उसे एक बड़ा देशभक्त बताया जाएगा। तो मेरे मामले में भी इस देश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना न्याय संगत और देशभक्तिपूर्ण है। मैं पिछले 50 सालों में 80 मिलियन भारतीयों की हत्या के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार मानता हूं। मेरे देश में जो भुखमरी है, मेरे देश में जो गरीबी है, उसके लिए मैं अंग्रेजों को जिम्मेदार मानता हूं। अंग्रेज जिस तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार मेरे भाइयों के साथ कर रहे हैं, उसके लिए मैं अंग्रेजों को जिम्मेदार मानता हूं। और जिस तरह नारियों का वहां पर शोषण हो रहा है, दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है, उसके लिए मैं अंग्रेजों को जिम्मेदार मानता हूं। और जिस तरीके से उन्होंने हमारी जो पवित्र भूमि है उसको प्रदूषित किया है, तो मैं मानता हूं ये हमारे लिए जायज है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें और उन्हें मारें। और मैं ये जो अंग्रेजों का भयानक पाखंड है ना, जो ये मजाक चल रहा है, मैं इस पर बहुत हैरान हूं। वैसे तो वो कोंगो और रशिया जैसी कंट्रीज में ह्यूमन राइट के चैंपियन बने फिरते हैं और भारत में खुद उत्पीड़न और अत्याचार कर रहे हैं। जिस तरह जर्मनी को इस देश पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है, उसी तरह अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारी तरफ से अंग्रेजों को मारना पूरी तरह जायज है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश पर कब्जा किया और हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उन पर अत्याचार कर रहे हैं और जबरदस्ती शासन कर रहे हैं। और मैं ये बयान इसलिए नहीं दे रहा कि मैं किसी तरह की क्षमा याचना करना चाहता हूं।
मैं चाहता हूं कि अंग्रेज लोग मुझे मौत की सजा दें, क्योंकि उस स्थिति में मेरे देशवासियों का बदला जो है और तीव्र हो जाएगा। मैंने ये जो बयान है बाहरी दुनिया और खास तौर पर अमेरिका और जर्मनी में जो हमारे समर्थक है ना, उनको ये बताने के लिए दिया है कि मेरा जो कार्य है वो न्याय संगत है। जब इनके देश पर किसी और का आक्रमण होता है और उस आक्रमण के खिलाफ लड़ना देशभक्ति है, तो मेरे लिए भी मेरी मातृभूमि को दास्ता की बेड़ियों से छुड़ाना मेरा कर्तव्य है और मैं इस कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। इस स्टेटमेंट के बाद पूरा कोर्ट और वहां पर जितने भी लोग थे मानो सुन पड़ गए थे। अभी उनका स्टेटमेंट पूरा भी नहीं हुआ था कि पुलिस ने मदनलाल ढींगरा को बीच में ही रोक दिया और फाइनली उनको फांसी की सजा सुनाई गई। मदनलाल ढींगरा को जेल ले जाया गया। मदनलाल ढींगरा से जब जेल में विनायक मिलने आए तो ये मुलाकात बहुत भावुक थी। विनायक के आंसू बह रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं भारत माता के एक सपूत, मैं भारत माता के एक बलिदानी बेटे के दर्शन करने आया हूं। जब फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई तो मदनलाल ढींगरा से पूछा गया कि आपको फांसी की सजा हो गई है तो आपकी क्या कोई अंतिम इच्छा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक शीशा चाहिए और मैं चाहता हूं कि मेरा जो चेहरा है मैं इस दमकते हुए और आत्मविश्वास से भरे हुए चेहरे के साथ ही फांसी के फंदे को चूम लूं। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जब मुझे फांसी दी जाए उसके बाद मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया जाए। विनायक उनकी फांसी की जो सजा हो गई थी मदनलाल ढींगरा को, उससे काफी ज्यादा डिस्टर्ब थे। काफी ज्यादा इस चीज ने विनायक को तोड़ दिया था। विनायक को मदनलाल ढींगरा ने कहा कि जब मुझे फांसी हो जाए तो मेरे जितने भी कपड़े या बिलोंगिंग्स हैं उनको आप बेच देना और उससे जो पैसा इकट्ठा हो उसको भारत माता की आजादी के लिए लगाना। विनायक इमोशनली काफी डिस्टर्ब थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत माता के इस बलिदानी बेटे को लोग एक विद्रोही के रूप में जाने। इसीलिए वो चाहते थे किसी भी तरीके से उनकी फांसी से पहले जो मदनलाल ढींगरा है उनके विचारों को पब्लिश कराना, लोगों तक पहुंचाना। और लंदन में जिस तरह का माहौल चल रहा था, इस माहौल में ऐसा उनके विचारों को पब्लिश करा पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन मदनलाल ढींगरा की स्पीच का जो सेकंड हिस्सा जो पुलिस ने उनको बोलने से रोक दिया था कोर्ट में, विनायक ने सोच लिया था कि किसी भी तरीके से उस स्टेटमेंट को उन्हें पब्लिश कराना है और यही उनकी ढींगरा को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। विनायक और उनके साथियों ने किसी भी तरीके से ढींगरा की जो सेकंड स्टेटमेंट था उसकी कॉपी प्राप्त कर ली और उन्होंने उसकी कई सारी कॉपीज बनाई और अमेरिकन और आयरिश न्यूज़पेपर्स को भेजी। लंदन में भी उन्होंने बहुत कोशिश की। फिर फाइनली एक न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़ करके एक न्यूज़पेपर था, जो ढींगरा का सेकंड स्टेटमेंट पब्लिश करने के लिए राजी हो गया। और ये जो स्टेटमेंट था उनकी फांसी से जस्ट एक दिन पहले, यानी 17 अगस्त को उनको फांसी होने वाली थी। 16 अगस्त 1909 में ये उनका सेकंड स्टेटमेंट पब्लिश हुआ। लाल ढींगरा की जो स्टेटमेंट था उसका सेकंड पार्ट कुछ इस प्रकार था कि मैं मानता हूं मेरे भारतीयों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, मेरे भारतीय युवाओं को जिस अमानवीय तरीके से फांसी दी जा रही है, उनका जिस तरीके से निर्वासन किया जा रहा है, उसका विनम्र बदला लेने के लिए मैंने अंग्रेजों का खून बहाने की कोशिश की है। और इस प्रयास में मैंने अपने विवेक से सलाह ली, मैंने और किसी से सलाह नहीं ली। मैं मानता हूं जिस देश को विदेशी ताकतें लगातार अपनी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ कर रखती हैं, वो देश निरंतर युद्ध की स्थिति में रहता है। और चूंकि निहत्थे लोगों के लिए खुली लड़ाई संभव नहीं है, इसीलिए मैंने अचानक हमला किया। और चूंकि मुझे बंदूक नहीं दी गई है, इसीलिए मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। एक हिंदू के रूप में मैं महसूस करता हूं कि मेरे देश के साथ जो किया जा रहा है वो ईश्वर का अपमान है। स्वास्थ्य और बुद्धि में कमजोर मेरे जैसे बेटे के पास मां को देने के लिए अपने खून के अलावा कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं भारत माता की इस वेदी में अपने लहू को चढ़ा रहा हूं। मैं मानता हूं कि ये जो कार्य है ये श्री राम का कार्य है, भारत माता की सेवा श्री कृष्ण की सेवा है। और ये जो स्वतंत्रता संग्राम है इंग्लैंड और भारत के बीच, ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि ये वर्तमान का जो अप्राकृतिक संबंध है ये खत्म नहीं हो जाता। भारत माता जो भारत
है। इस टाइम पर उस वहां पर एक ही पाठ पढ़ाने की जरूरत है, और वो है कि हम किस तरीके से बलिदान दें कि अपनी माँ को आजाद करा सकें। और ये पाठ सिखाने का मुझे ऐसा लगता है कि एक ही तरीका वो है अपने खुद के प्राणों का बलिदान देना, और इसीलिए मैं अपने प्राणों का बलिदान देता हूं और मैं अपनी शहादत पर गर्व करता हूं। ईश्वर से मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि जब तक मेरी भारत माता आजाद ना हो जाए, जब तक इस देश का हर बच्चा बच्चा आजाद ना हो जाए, इस देश को स्वतंत्रता ना मिले, मैं हर बार इसी देश में जन्म लूं, हर बार मैं मां भारती की कोख से जन्म लूं और हर बार मां भारती के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दूं। वंदे मातरम। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को फांसी दे दी गई और उन्होंने उसी आत्मविश्वास और उसी प्रभावशाली मुस्कान के साथ मौत को गले लगा लिया। ढींगरा के बलिदान ने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया। ढींगरा की अंतिम इच्छा के बावजूद भी उनका पार्थिव शरीर लौटाया नहीं गया और उन्हें जेल में ही दफना दिया गया। परंतु ढींगरा मरकर भी अमर हो गए। उनके विचार अमेरिकन, आयरिश और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किए गए। और फाइनली विनायक जो चाहते थे कि वो ढींगरा को एक सपूत के रूप में, एक बलिदानी के रूप में लोग जाने, वो उनके विचारों को पब्लिश करा के ऐसा कर पाए। कर्जन वैली की मौत के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन हाउस को बंद करने का आदेश दे दिया, और इंडियन हाउस के बंद हो जाने से विनायक के पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वो जगह जगह भटक रहे थे और जगह जगह जो पुलिस थी या जासूस थे पुलिस के, वो उनका पीछा कर रहे थे। वो एक लॉज से दूसरे लॉज में भटक रहे थे और कई बार तो उनको एक ही दिन में दो लॉज खाली करने पड़े, क्योंकि हर जगह पुलिस की जासूस उनका पीछा कर रहे थे। फिर फाइनली एक जर्मन लेडी ने उनको एक रूम रेंट पर दिया। ये कमरा काफी भीड़ भाड़ वाले और बहुत ही गंदे इलाके में था। हालांकि उसका विनायक पर ज्यादा कुछ असर नहीं था। वो अपना जो लक्ष्य था वो निर्धारित था और वो कोशिश कर रहे थे किसी भी तरह से उसकी ओर बढ़ने की। लेकिन तभी विनायक को यीशु बहने का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि नारायण राव, जो कि विनायक के छोटे भाई थे, बाबा राव विनायक के बड़े भाई, जो पहले से ही जेल में थे और उनको आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी थी, अब नारायण राव जो कि विनायक के छोटे भाई थे उनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इस बात ने विनायक को फिजिकली और मेंटली काफी प्रभावित किया। अब वो लंदन छोड़ ब्राइटन में शिफ्ट हो गए और उन्हें लग रहा था अब कि उन्होंने भारत माता की आजादी का जो बीड़ा उठाया था शायद वो उसमें फेल हो रहे हैं, वो अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ नहीं निभा पा रहे हैं। और इन सब बातों ने उन्हें फिजिकली मेंटली काफी तोड़ दिया, और क्योंकि वो फिजिकली कमजोर हो गए थे तो उन्हें निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की बीमारियों ने घेर लिया। विनायक इन बीमारियों से जूझ ही रहे थे, इनसे लड़ ही रहे थे कि नासिक में एक बड़ी घटना हुई जिसका विनायक के आगे आने वाले जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला था। तो उसके बारे में हम जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइए। जय हिंद, जय भारत।